ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने हाइड्राइड पढ़े थे और तीन तरह के हाइड्राइड जो हैं वो पॉसिबल हैं, जिसमें से एक थे आयनिक हाइड्राइड, एक थे कोवैलेंट हाइड्राइड और एक थे नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड। तो नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड किससे मिलकर बनते हैं? रेज योर हैंड। नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड किससे मिलकर बनते हैं? रेज योर हैंड। नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड किससे मिलकर बनते हैं? तो नितेश बताइए। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट। आज मैं आपको एक और छोटी सी चीज बताता हूँ। ये जो हाइड्राइड हैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, उसमें से सभी को पता है डी एंड एफ में आपका ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक आते हैं, ठीक है ना, डी एंड एफ में। तो इसमें से 3 ग्रुप ऐसे हैं जो हाइड्राइड नहीं बनाते और बड़ा पॉपुलर है, ये नीट में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। क्या? ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 9 ये हाइड्राइड नहीं बनाते, तो इन पर ध्यान रखना। स्पेशल एक्सेप्शन, दे आर फाउंड बाय एलिमेंट ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। एक्सेप्शन क्या? डी एंड एफ 7, 8, 9 डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड। इसके लिए चाहे हाईलाइट कर लो या कुछ कर लो, डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड, ये हाइड्राइड नहीं बनाते। ठीक है, एक ऐसे पॉइंट बनाते रहना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई सारे पॉइंट होते हैं, तो उस पॉइंट पे स्पेशल ध्यान रखना अपना। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आज के, वो देखते हैं कितने क्वेश्चन आपको पहले से ही पता है। H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस, क्योंकि ये चैप्टर हाइड्रोजन का है, तो H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस डॉट वाई। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आया है। एक क्वेश्चन है H2O हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन H2S। H2O हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन H2S, ऐसे भी पूछा जा सकता है। दोनों का एक ही रीजन है, एक ही आंसर है। रेज योर हैंड, बताइए भाई किसको पता है इसके बारे में। H2O इज लिक्विड। लक्ष्य बताइए। भैया क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बिल्कुल, और वो अब्सेंट होती है H2S में। तो करेक्ट आंसर है सीधा सीधा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखना भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो किस में फॉर्म होती है? H2O में होती है और H2S में नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन फॉर्म कर सकता है? कौन? ये 3 एलिमेंट है, अगर ये हाइड्रोजन से कनेक्टेड हैं, जैसे ये HF, ये H2O, ये NH3, तो ये क्या फॉर्म करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। तो देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O, जिसकी वजह से वो लिक्विड है। और लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जाहिर सी बात है ज्यादा होता है गैस के कंपैरिजन में, इसीलिए ये गैस है और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है? ज्यादा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन खत्म होता है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था H2O इज सोल्यूबल इन अल्कोहल। H2O इज सोल्यूबल, ये सोल्यूबल होता है इन अल्कोहल एंड कार्बोहाइड्रेट, दोनों में ये सोल्यूबल होता है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दोनों में क्या होता है? सोल्यूबल होता है डॉट वाई। रेज योर हैंड अगर किसी को पता है इसके बारे में। जो पानी है वो अल्कोहल में मिक्स हो जाता है, बिल्कुल सोल्यूबल है। रेज योर हैंड, क्या आपको बता सकता है इसके बारे में? देवेश बताइए। सर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अगेन करेक्ट आंसर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो जो पानी है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, पानी को HOH, अल्कोहल को मैं ऐसे लिख दूं ROH, पता है सभी को अल्कोहल ROH होता है, HOH ROH, ठीक है, ऐसे लिख दूं तो आप ध्यान से देख पाओगे कि यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और अगर इंटरमोलिकुलर ना भी लिखो तो बोल दो सिंपल सिंपल क्या है इसमें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तब भी आपका आंसर करेक्ट माना जाता है। तो देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आंसर है इसका ड्यू टू एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2 इज सोल्यूबल इन अल्कोहल एंड कार्बोहाइड्रेट में भी इस तरीके से सोल्यूबल होता है। ठीक है,
स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ये पोटैटो में होता है। तो पोटैटो में अगर आप देखा हो, कटे हुए पोटैटो पानी में डाल देते हो तो पानी थोड़ा सा मिल्की जैसा हो जाता है बिल्कुल, तो इसे बोलते हैं कि वो इसमें सोल्यूबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर? बर्फ पानी पे क्यों तैरती है? व्हाई डज आइस, सभी ने देखा भी होगा, जो बर्फ होती है वो पानी पे तैरती है, ऐसा लगता है भारी है डूब जाएगी, लेकिन नहीं, वो तैरती है। व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर? तो आंसर क्या होगा आपका, बताइए। अपूर्वा, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, ऐसा लग रहा है जैसे कई दिन की छुट्टियां बिता के आए हो। बताइए अपूर्वा। नहीं सर, बिता के नहीं आया सर, अभी भी छुट्टी पे ही हूँ। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अब बताइए इसका कोलकाता में ही हूँ सर, अभी मैं, कल फ्लाइट है सर। सर ये डेंसिटी की वजह से होता है सर, आइस का डेंसिटी कम होता है। वेरी गुड। द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन, ये डेंसिटी कॉन्सेप्ट है। साइंस में आपको एक लाइन या एक वर्ड या दो वर्ड बस इतना ही बताना होता है, ठीक है ना। तो वन मार्क जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक वर्ड या एक लाइन इनफ होती है। तो डेंसिटी ऑफ आइस जो होती है वो क्या होती है, लेस। किससे? पानी से। पानी की डेंसिटी से क्यों कम होती है? क्या कोई है जो बता सकता है पानी की डेंसिटी होती कितनी है? रेज योर हैंड। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? रितु बताइए। भैया 1 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर भी बिल्कुल ठीक है। आप बोल सकते हो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, या बोल सकते हो 1 ग्राम पर ml। ये आइस की डेंसिटी होती है, ठीक है ना। तो आइस की डेंसिटी, सॉरी, वाटर की डेंसिटी होती है, तो जाहिर सी बात है आइस की इससे कम होती है, ठीक है ना। अब एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, देखते हैं। ये क्वेश्चन भी अगर कोई बता दे तो अब पता लग जाएगा आप 11th क्लास में आ चुके हो। तो बताइए, अगला क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, पानी से कम होती है, डॉट वाई। ऐसा क्यों है कि वो पानी से कम होती है डेंसिटी ऑफ आइस? लक्ष्य बताइए। भैया क्योंकि आइस में पोर्स होते हैं, वेरी गुड। इसलिए उसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है, पर ओके। लेकिन डेंसिटी कम होती है। नहीं, डेंसिटी ऑफ आइस कम होती है, उसका जो रीजन है, देवेश आप ट्राई करो। सर वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं तो वो केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है आइस में, बस जिसके कारण उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं। बिल्कुल। दो वर्ड सामने आए हैं, मैं लिख देता हूँ दोनों वर्ड्स को। भाई एक वर्ड तो है, इसके अंदर ना पोर होते हैं, पोरस स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। पोरस, ROUS, पोरस स्ट्रक्चर होता है। और ना इसको ना केज लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर। अभी कल की क्लास में आइस का डायग्राम बनाएंगे तो अब देखना, इसमें ना केज होते हैं, पिंजरे, पिंजरे की तरह बॉक्स बने होंगे जिसमें पोर होंगे। तो केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से, अब सोचो यार वॉल्यूम कितना बढ़ गया। अब वॉल्यूम बढ़ेगा पोर के आने से, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम तो बढ़ गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ जो लॉजिक है वो केज लाइक स्ट्रक्चर पे डिपेंड होगा। तो आंसर जो होगा, ड्यू टू केज लाइक स्ट्रक्चर और पोरस स्ट्रक्चर ऑफ आइस, वॉल्यूम इज हाई एंड डेंसिटी इज लो, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अपना लेवल अब ऊपर कर लेना कि पानी की डेंसिटी कम होती है, ऐसा क्यों। चलो बताओ एक और क्वेश्चन। जब कोई नदी फ्रीज होती है, जमती है, तो वो नीचे से जमती हुई ऊपर आती है, ऊपर से जमती हुई नीचे जाती है? रेज योर हैंड। जो नदी होती है, लेक होती है, वो जब फ्रीज होती है तो वो ऊपर से जमती हुई नीचे जाती है। विनीत बताइए। सर ऊपर से जमती हुई आती है। वेरी गुड, ये ऊपर से जमती हुई आती है। अब ये क्वेश्चन बना था और 11th क्लास के सेशन एंडिंग में आया था कि नदी जब जमती है, फ्रीज होती है, तो वो ऊपर से फ्रीज होती होती नीचे जाती है, वाई? मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, वाई लेक फ्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम? वाई लेक फ्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम? ये ऊपर से नीचे की तरफ ही क्यों जमती आती है?
नीचे से ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाती? बताओ आंसर क्या होगा इसका। ये आया था एक बार, जीएमवी स्कूल है, कुछ प्राइवेट स्कूल है, वो ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपको ना प्रैक्टिस, अगर आपको और बढ़िया प्रैक्टिस करनी, जैसे अभी इक्विलिब्रियम खत्म हुआ है, जैसे ये सिलेबस रिकवर होगा ना, पूरा कवर हो जाएगा, तो हम एमटीजी या अदर जो रिफ्रेशर्स हैं उसको हम साथ साथ पढ़ना शुरू कर देंगे। तो बताइए रितु, क्या आंसर है इसका? भैया इसका भी यही आंसर कि डेंसिटी ऑफ आइस है ना, कम है वाटर। हाँ, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है फिर से वही लगेगा। देखो आपने ऊपर क्या डिस्कस करा, 2 क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस किया कि जो डेंसिटी ऑफ आइस, जो है ये ना क्या होती है, कम होती है। अब जब बर्फ जमेगी तो डेंसिटी तो आइस तो कम है ना, ऊपर से जमती हुई नीचे आएगी, क्योंकि बर्फ हल्की होती है, वो पानी के ऊपर ही रहेगी। इसीलिए नदी में भी जब नदी जमती है तो ऊपर से जमती हुई नदी नीचे की तरफ जाती है, फ्रीज होती होती होती। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही था, बिकॉज डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। अगेन जो कॉन्सेप्ट था वो था डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लग गया डेंसिटी ऑफ आइस का। तो इस वजह से वो जमती हुई ऊपर से नीचे जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्ट्रक्चर ऑफ वाटर जो है, अगर हम यहाँ पर अब वाटर को क्या नाम है, जो रीड करना स्टार्ट कर देंगे यहीं से। सबसे पहले पानी के बारे में, H2O के बारे में जो है बात, वो क्या है इसका स्ट्रक्चर। तो देखो इसका जो स्ट्रक्चर है हमने केमिकल बॉन्डिंग में हालांकि पढ़ लिया। बेंट शेप होती है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है, आप ऐसे लोन पेयर ऐसे दिखा सकते हो उसको, ठीक है। और अगर मैं प्रॉपर बनाऊं तो हमने इसको ऐसे पढ़ा था, आपको याद होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ लोन पेयर बना सकते हो, यहाँ लोन पेयर बना सकते हो, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बना सकते हो, ठीक है। बॉन्ड एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है इस चैप्टर में तो खास। 104.5 डिग्री हो गया। और बॉन्ड लेंथ जो होती है यहाँ से यहाँ तक की इसकी, वो होती है 95.7 पिकोमीटर। तो इसे प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो ये है आपका, जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। आप इसको ना बना के ये बनाओ तो और ज्यादा अच्छा है। ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो 104.5 इसकी क्या है, 104.5 डिग्री ये इसका बॉन्ड एंगल है। अगला स्ट्रक्चर है, एग्जाम में भी आया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड हैवी वाटर। तो क्योंकि पहले ही हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड हैवी वाटर, हार्ड वाटर एंड हैवी वाटर। तो आपके नोट्स में है ये डिफरेंस भी। तो हार्ड वाटर जो है, हार्ड वाटर, उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस की इम्प्योरिटी होती है, ठीक है ना। तो प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ, अभी थोड़ा सा लेवल ऊपर जाता है, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड Cl नेगेटिव एंड SO4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव in water make water hard, in water make water क्या हार्ड, इसे हार्ड बनाता है। अब देखो जो इम्प्योरिटी है वो इस तरह से होंगी, कैल्शियम को अगर हाइड्रोजन के साथ HCO3 के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए तो क्या बनेगा, किसी एक को लेके चल रहा हूँ मैं, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव साइन होता है, तो ये सिंगल नेगेटिव है तो इसका ट्वाइस हो जाएगा। इसे बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्या बनाएगा, CaCl2। कैल्शियम सल्फेट के साथ बनाएगा CaSO4। तो इस फॉर्म में ये पानी में मौजूद होते हैं, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, हैवी वाटर की अगर बात करें तो हैवी वाटर तो वही ड्यूटीरियम जो है उसकी वजह से होता है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं इट इज D2O, इट इज D2O एंड इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज ए मॉडरेटर। न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको मॉडरेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं, मॉडरेटर, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर में जैसे आप बात करो, जहां पर हमारे देश में किस किस जगह पे न्यूक्लियर रिएक्टर है,
कलपक्कम, केरला, कुछ ऐसे नाम आपने सुने होंगे। कोई बता सकता है और कौन सी ऐसी जगह है जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर है, जहां पर इसका काम होता है? रेज योर हैंड। नितेश बताइए। भैया एक महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में भिलानी, पता नहीं कुछ ऐसे ऐसे नाम है उसके। तो लक्ष्य बताइए। भैया तारापुर है एक जगह। तारापुर, बिल्कुल सही बताइए। जो जगह के नाम बताए जा रहे हैं ना, ये बहुत खास हैं, ठीक है ना। और एक पे तो मूवी भी बनी हुई है, इंडियन मूवी भी है। तो अब इसमें जो एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन भी बोला जाता है, अब्दुल कलाम कहाँ के रहने वाले थे, किस जगह के रहने वाले थे एपीजे अब्दुल कलाम? रेज योर हैंड। शशांक बताइए। कहाँ सर के? तमिलनाडु के रामेश्वरम गांव में। आप फैन हो एपीजे अब्दुल कलाम के? यस सर, उसके मैंने देख रखे सर, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं उसे सर। और किस किस के फैन हो आप? सर एक इंडिया, अभी इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया? सर आउट ऑफ इंडिया तो सर साइंटिस्ट में, और इंडिया में सर एपीजे अब्दुल कलाम सर ज्यादा है मेरा। नहीं, आउट ऑफ इंडिया कौन साइंटिस्ट, कौन सा साइंटिस्ट, नाम तो याद होगा थोड़ा बहुत। सर एक तो आपने एक कहानी बताई सर मैक्स प्लैंक की, सर उसका मैक्स प्लैंक। उनका है। तो मैक्स सर प्लैंक के बारे में आपने और सर मेरी टेस्ला, जो सुनी, मतलब टेस्ला तो है ही, बहुत बहुत बड़ी शख्सियत था सर निकोला भी। टेस्ला सर, बिल्कुल एसी करंट वाले सर। बिल्कुल वेरी गुड भाई। इसमें जैसे अभी बात हुई एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, तो जैसे निकोलस टेस्ला भी बहुत बड़ी शख्सियत है, बताते हैं उसके बहुत से एक्सपेरिमेंट हैं टेस्ला के, लेकिन उन्हें क्रेडिट नहीं मिल पाया कभी भी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। वो ना अपनी रिसर्च पे इतना ज्यादा ध्यान रखते थे कि जैसे आप कोई भी रिसर्च करते हो तो आप अपनी रिसर्च को ना कॉपीराइट ना हो जाए उसके, तो उसके लिए उसे रजिस्टर करवाते हो, ठीक है ना। तो वो उनका ध्यान रजिस्टर करवाने में कभी जिंदगी में रहा ही नहीं। वो सिर्फ रिसर्च पे रिसर्च करते रहे, दूसरे लोग उनकी कॉपी कर करके अपना नाम लगा के बेचते रहे उनके। टेस्ला बहुत बड़ी चीज थी कुल मिला के। टेस्ला के जीवन के लास्ट के 6 साल एक कमरे में दूध और बिस्कुट खा के निकले थे। 6 साल मैं बता रहा हूँ। इतने बड़ा साइंटिस्ट जिसे बहुत कुछ मिलना चाहिए था, वो दूध और बिस्किट खा के कुत्तों की तरह जिया था लास्ट में। मतलब इतनी बुरी हालत, आप बायोग्राफी देखोगे तो आपको खुद आएगा कि बस उसने अपने कॉपीराइट जो है उनको अगर ठीक तरह से करवाया होता, अपना नाम लगवाया होता उन पे, कोई कॉपी ना कर पाए, तो बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर, बहुत ज्यादा अमीर शख्सियत थी भाई। बहुत बढ़िया नाम लिया निकोलस टेस्ला। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताऊं मैं। कुछ स्टूडेंट थे हमारे यहाँ पे, तो उनके जो फादर हैं जो पुलिस में है, तो उनकी सिक्योरिटी लगी हुई थी उनकी राष्ट्रपति भवन जो है वहां पे। तो आप यकीन नहीं मानोगे क्या चीज थी, क्या पर्सनैलिटी थी एपीजे अब्दुल कलाम। अगर उनकी नाम सुनाया आपने, क्रेडिबिलिटी जाननी है, तो एक मैडम तुसाद म्यूजियम है, यहाँ पे है आपका कनॉट प्लेस सीपी में। कभी मौका मिले जरूर जाना, वहां पर हर शख्सियत को दिखाया गया वर्ल्ड वाइड। अब्दुल कलाम भी है, उसकी वैक्स जो है, वैक्स की जो मूर्ति है जिसे बोलते हैं, वो बना हुआ है। तो पर्सनैलिटी कुछ ऐसी थी, एक बनियान पहनते थे और यहाँ पर उसकी जेब होती थी बनियान में, ठीक है। और घूमते यही राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन है, यहाँ घूमते घूमते मन में आया कि मेरे को तमिलनाडु जाना है। एकदम से सडनली, कुछ पता नहीं कुछ नहीं, मुझे तमिलनाडु जाना है मेरे को। तो उनका प्राइवेट प्लेन उसी समय तैयार कर देते थे वो, जब उनके मन में आए तब। चाहे वो कोई ये भी नहीं पूछता था सर क्या करने जाओगे, नहीं, उन्होंने बोल दिया ना कि वहां जाना है, तो चॉपर या फिर प्राइवेट प्लेन उसी टाइम आ जाता था कि लो सर बैठो, चलो तमिलनाडु, जब मन में आया जब। तो बहुत कमाल की शख्सियत थी और बहुत बड़ी पर्सनैलिटी। सादा जीवन उच्च विचार, छोटा मोटा मत समझियो भाई उसको। अच्छा, अब हम चलते हैं अगले उसमें,
अब हम आ चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ड वाटर में, जो कि इसका चैप्टर का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ड वाटर। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में जो क्लासिफाई करते हैं, दो तरह की हार्डनेस होती है जो हमें रिमूव करनी होती है। पहले ये चैप्टर 3 मार्क्स का आता था, अब शायद हो सकता है मार्क्स जो हुए हैं वो अप डाउन किए हों नए सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग। तो पहले ये 3 मार्क्स का आता था, तो इसमें ये जो मार्क्स है आपके 1 मार्क शायद इसी से मिल जाएंगे, इसी टॉपिक से ही। टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्पोरेरी हार्डनेस, और एक होती है परमानेंट हार्डनेस, जिसको रिमूव करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। परमानेंट हार्डनेस, इसको रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। और टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव यहाँ भी है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव यहाँ भी है। तो भाई डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, यहाँ आता है आपका बाइकार्बोनेट HCO3 सिंगल नेगेटिव, यहाँ आता है आपका Cl नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये इससे कंबाइन अगर हो जाए तो 2 मॉलिक्यूल निकलते हैं यहाँ पे। कौन कौन से? एक का नाम है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यू नो वेरी वेल, और एक का नाम है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ये। तो इन दोनों में से जो हार्डनेस होती है उसे बोलते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। और इसमें हार्डनेस अब कितनी तरह की बन सकती है आपको पता है? 1 2 3 4, ये 4 तरह की हार्डनेस बन सकती है। एक का नाम है कैल्शियम क्लोराइड, एक का नाम है कैल्शियम सल्फेट, एक का नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड, एक का नाम है मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है ना, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। तो यहाँ पर ये 4 हैं इसके टोटल, और इसके कितने ध्यान से देखो, 2 है। अब आपको एक कोइंसिडेंस दिखाऊंगा मैं, ये 2 हैं, ये 4 हैं। और कोइंसिडेंस ये है कि इसको रिमूव करना है। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करके दिखाओ, तो इसको रिमूव करने के भी दो ही तरीके हैं। तुक्का लग गया कि ये हार्डनेस भी 2 तरह की होती है, इसको रिमूव करने के भी 2 ही तरीके हैं। अच्छा, ये हार्डनेस कितने तरीके की होती है? 4, और इसको रिमूव करने के भी 4 तरीके हैं। मैं बता रहा हूँ इन चारों में से एक ना एक एग्जाम में आएगा ही आएगा, कोई इसको इग्नोर करता ही नहीं इसको। चलो देखते हैं अब आगे इनको कैसे रिमूव किया जा सकता है, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस को। पहला, टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय, टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय, पहला स्टार्ट करते हैं, पहले टेम्परेरी रिमूव करते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी removed by number 1 बॉइलिंग, इसको गर्म कर दो, ठीक है। दूसरा है क्लार्क मेथड, इसे बोलते हैं क्लार्क मेथड, ठीक है। गर्म कर दो। आपके घरों में रॉड होगी, जिसे पानी गर्म करते हैं सर्दियों में, तो आपने देखा है रॉड आप जब लाते हो तो उसका कलर क्या होता है? एक स्टील के जैसा कलर होता है रॉड का, और जब आप उसको 2 या 3 महीने यूज कर लेते हो तो उसमें पीलापन आ जाता है। उसको थोड़ा झाड़ोगे तो वो टूट के भी गिर जाएगा वो पीलापन ही आपकी टेम्परेरी हार्डनेस है, ठीक है। तो बॉइलिंग और क्लार्क मेथड एक तरीका है, 2 तरीके जिससे हम इसको अलग कर सकते हैं। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं बॉइलिंग। पहला तरीका इसको रिमूव करने का टेम्परेरी हार्डनेस, उसका नाम है बॉइलिंग। तो हमारे पास हार्डनेस कौन सी है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कोई एक लिख लेते हैं। चलो कैल्शियम लेके चलते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब इसमें ये हार्डनेस इसको दूर करते हैं। तो अगर मैं इसको हीट कर दूं, ठीक है ना, ये होगी आपकी इसको हीट कर दूं मैं, गर्म करने में तो बॉईल होगा ही, तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट सेटल डाउन, प्लस में H2O, प्लस में CO2 जो कि इवोल्व हो गया, निकल गया यहाँ से, ये सेटल डाउन हो गया, ठीक है।
तो ये जो सेटल डाउन हो गया, ये ही आपकी जो घरों में भिगोना होता है, पहले गांव में क्या करते थे, गर्म पानी को चूल्हे पे रख देते थे, तो वो भिगोना ना बाहर से काला और अंदर से बहुत पीला हो जाता था, वो रोज उबालते थे उसी को ही। तो वो जो हार्डनेस होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होती है, एक तरह से कैल्शियम की वजह से होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो इसको ऐसे रिमूव, कुल मिला के ये आपके पानी में है, देखो ये आपके पानी में है, बस इसको रिमूव करके दिखाओ। तो रिमूव कैसे करते हैं वो तरीका ये है। अब हम घरों में आरओ जो लगाते हैं, सोचो आप आरओ लगा तो रहे हो घरों में, आरओ क्या करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, वो ना जो ये आयंस हैं, ये कैल्शियम मैग्नीशियम, इनको रोक देगा, ठीक है ना, और जो यूजफुल मिनरल्स हैं उनको भी रोक देगा। तो क्या जो हम घरों में जो आरओ में जो पानी पी रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, डिस्टिल वाटर पी रहे हैं हम तो, ठीक है ना, डीमिनरलाइज वाटर पी रहे हैं, उसमें मिनरल्स कहाँ गए भाई, हमें तो मिनरल वाटर पीना चाहिए ना। अब मिनरल हम कैसे पी लें यार, वो आती है 20 रुपए की 1 लीटर की बोतल, ठीक है, 20 रुपए की 1 लीटर की बोतल आ रही है, कितने लोग पी लेंगे आपके घर में? अगर मान लो 20 लीटर की 1 लीटर की बोतल सभी पीते हैं, 4 मेंबर है, तो कौन 80 रुपए पानी के लिए रोज के स्पेंड करे, ठीक है ना। न्यूजीलैंड में तो बताते हैं कि जो पानी है वो इतना महंगा है, न्यूजीलैंड में पानी की कीमत है 120 रुपए पर लीटर, और जो वहाँ बियर मिलती है वो है 80 रुपए पर, मतलब हिसाब से, कहने का मतलब वहाँ बियर सस्ती है, ठीक है ना, और ये पानी महंगा है वहाँ पे न्यूजीलैंड में। तो ये कुछ फैक्ट हैं, और हमें मिनरल वाटर ही पीना चाहिए भाई, ये तो है सच्चाई। अब आरओ आते हैं, अब आरओ आने लग गए हैविल के, उसमें ना एक अलग से मिनरल जो होते हैं वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है उसमें, और वो मिनरल के साथ पानी निकलता है, यूजफुल मिनरल। यूजफुल मिनरल कौन से होते हैं बता देता हूँ मैं आपको, Na पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, और क्या नाम है, Na पॉजिटिव, कुछ अमाउंट में कैल्शियम पॉजिटिव, ये पोटेशियम तो बहुत कमाल का मिनरल है, आयरन तो होना ही चाहिए भाई, ठीक है ना, कैल्शियम भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, तो हम हार्ड वाटर थोड़ा बहुत पी लेना तो कुछ नुकसान नहीं है। अच्छा, कैल्शियम के अलावा मैग्नीशियम भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना, जिंक बहुत जरूरी है, ये मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि हम जो पानी पीते हैं उसमें मिनरल्स ये नहीं होते, ठीक है ना, बस वो पानी पी रहे हैं, बस नॉर्मल जो फंक्शन है पानी का वही हो रहा है, ये मिनरल वाटर नहीं है। यस, कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से रेज करो ताकि हम अगले टॉपिक पे चले। मिस्टर शशांक बोलिए। यस मिस्टर शशांक। यस मिस्टर नितेश। भैया हम इसकी टेम्परेचर जो हार्डनेस है उसको वॉशिंग सोडा से भी हटा सकते हैं ना? बहुत तरीके हैं, मैं कह रहा हूँ 6 तरीके हैं हार्डनेस हटाने के, 6 सारे डिस्कस करेंगे आज ही। तो इसकी हार्डनेस को हटाने का एक और तरीके की तरफ हम चलते हैं, वो है हमारा नंबर 2, जिसका नाम है क्लार्क मेथड। और ये क्लार्क मेथड क्या है वो देखो, ये है, इसमें हमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट को रिमूव करना है, ठीक है ना, रिमूव करना है, प्लस में कैल्शियम ये डाल दिया हमने CaOH ट्वाइस। चलो रेज योर हैंड, कौन इसका नाम बता पाएगा, वो भी कॉमन नेम, वो नाम मत बता देना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम बताइए। निखिल, वेरी गुड निखिल, बताइए क्या है इसका नाम। स्लेक्ड लाइम। ये स्लेक्ड लाइम है, ठीक है ना, ये आपका स्लेक्ड लाइम है। और एक होता है क्विक लाइम जो है वो होता है क्या, CaO, ये होता है क्विक लाइम, ठीक है। और ये होता है CaOH ट्वाइस, ये होता है स्लेक्ड लाइम। में आने वाले हैं नाम तो याद रखना। एक होता है CaCO3, ये होता है लाइमस्टोन, ठीक है, ये होते हैं। तो अगर हम इसकी रिएक्शन करवा दें, बच्चे तो ऐसे भी याद करते हैं भाई, कैसे ना कैसे रिएजेंट तो याद करने पड़ेंगे, 6 तरीके हैं। तो C4 क्लार्क एंड C4 जो आपने डाला है स्लेक्ड लाइम, तो क्लार्क मेथड में ही स्लेक्ड लाइम डाला जाता है। रिएक्शन होगी अगेन सेटल डाउन, कैल्शियम कार्बोनेट सेटल डाउन, ठीक है। और दूसरा है इसमें पानी, और ज्यादा कुछ होता ही नहीं इसमें।
तो क्लार्क मेथड में हमें क्या लिखना है, इन दिस मेथड कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ एक्यूरेट अमाउंट ऑफ सिलेक्ट लाइम इज एडेड टू H2O, इट प्रेसिपिटेट CaCO3, ये प्रेसिपिटेट का साइन है, याद कर लेना भाई, ये इवेपोरेट का है, ये प्रेसिपिटेट का है, PPT, ठीक है। ऑफ CaCO3 विच कैन बी फिल्टर्ड ऑफ, इसे छान लिया जाता है, ठीक है ना, फिल्टर्ड ऑफ। तो क्लार्क मेथड में इसको इस तरीके से रिमूव किया जाता है। और आगे चलते हैं, अगला जो तरीका आता है वो है आपका परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का। तो अब हम देखते हैं, परमानेंट हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय permanent hardness can be removed by number 1, ये हो गया आपका रिएक्शन विद वॉशिंग सोडा, रिएक्शन विद वॉशिंग सोडा, ठीक है। एक मिनट, हेलो, सही हूँ भाई, पवन बोलो। मैं अभी क्लास में था, क्या हुआ? अच्छा अच्छा, इसी 29 का, हाँ हाँ हाँ, हेलो, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, ठीक है, 29 अक्टूबर, ठीक है भाई। ना ना ना, ठीक है बिल्कुल, ओ, ठीक है। तो सोडा, रिएक्शन विद सोडा लाइम वॉशिंग सोडा, ये हो गया आपका Na2CO3, ठीक है, वॉशिंग सोडा, जो अभी अभी उसने नितेश ने बताया था इसके बारे में। तो ये 4 तरीके हैं इसको याद करने के। एक तो पहली बात तो ये है कि परमानेंट हार्डनेस जो है वो इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो ये लगा लो, आना है आपका। तो इनमें से कोई भी एक मेथड आता है, मैं तो पहले ही बोल देता हूँ, लास्ट के 2 में से एक आएगा, ये देखो, इनमें से एक आएगा आपका, ठीक है। दूसरा जो तरीका है कैल्गन मेथड, ये कैल्गन मेथड है। और तीसरा और चौथा मैंने बता दिया, आता है, हर स्कूल इसको पूछेगा, आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड। और लास्ट है रेजिन, तो लास्ट का नाम भी मैं लिख देता हूँ इसमें, आयन एक्सचेंज के बाद ये सिंथेटिक रेजिन मेथड, रेजिन से याद रखना, सिंथेटिक रेजिन मेथड, ठीक है भाई। तो ये वो 4 तरीके हैं जो यूज होंगे। सबसे पहले अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका रिएक्शन विद वॉशिंग सोडा। तो रिएक्शन नंबर वन इज रिएक्शन विद वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पे रिएक्शन विद वॉशिंग सोडा में नंबर 1 पे जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम बड़ा सिंपल है। ये जैसे अब हम जो परमानेंट हार्डनेस की इम्प्योरिटी पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। अब बाइकार्बोनेट भूल जाओ, अब परमानेंट हार्डनेस है। तो यहाँ हम लेके चलेंगे कैल्शियम क्लोराइड, चारों में से कोई भी एक, प्लस वॉशिंग सोडा इज Na2CO3, ये वॉशिंग सोडा है। तो अब इसको हम करेंगे कैल्शियम को कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस सोडियम को Cl, तो 2NaCl, ठीक है। तो 2NaCl हो गया। अब यहाँ पर दूसरा जो है, दूसरा मेथड, ये सबसे आसान था, ये सेटल डाउन है, ठीक है ना। तो ये वॉशिंग सोडा से था, रिटर्न में कोई जरूरत पड़ेगी नहीं इसकी इतनी। कैल्गन मेथड, ये आज का लास्ट है, हम 2 जो इम्पोर्टेंट है वो कल डिस्कस करेंगे भाई, बहुत जरूरी है। कैल्गन मेथड, एक क्लार्क था, अब कैल्गन आ गया। कैल्गन मेथड में आपको ना ये चीज का अच्छी तरह से रट्टा मारना है, Na6P6O18, नाम क्या है, सोडियम हेक्सामेटा, वाह वाह वाह, और भी बढ़िया है, सोडियम हेक्सामेटा
सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ठीक है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट ये है जो हम यूज करेंगे। अब इसके अंदर कुछ चीज मैं बता देता हूँ। अब ये इतना बड़ा नाम है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, कहीं आप लेने जाओगे इसको कमर्शियली तो इतना बड़ा नाम थोड़ा ना बोलोगे, इसको कमर्शियली बोलते हैं कैलगन, इसी का नाम है कैलगन। ठीक है, तो ये कैलगन है, वो साइंटिस्ट के नाम पे था लेकिन ये साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, ये कैलगन इस कंपाउंड का नाम है, कमर्शियली नोन एज कैलगन। अब इसको समझने के लिए बड़ा सिंपल, आप ये चीज समझ जाओ, कुछ गलती होगी नहीं। जब Na6P6O18 को डिसोसिएट करते हैं तो ये डिसोसिएट होता है 2Na पॉजिटिव प्लस में Na4P6O18 2 नेगेटिव। ठीक है, 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर मैं डाल दूं कैल्शियम क्लोराइड को किसमें, Na6P6O18 में, तो ये कैसे रिएक्शन करेगा, कैल्शियम है पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले हिस्से के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये बन जाएगा आपका क्या, इस तरीके से। अब देखो इसका नेगेटिव वाला हिस्सा और इसका पॉजिटिव वाला हिस्सा निकाल लेते हैं। देखो ये पॉजिटिव वाला हिस्सा ये कहाँ से आया, यहाँ से आया 2Na और यहाँ का 2Cl बन गया 2NaCl। अब ये जो इसका पॉजिटिव वाला हिस्सा है वो इसके नेगेटिव वाले हिस्से के साथ यानी इसके साथ कंबाइन होने वाला है, ये नेगेटिव वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ कैसे कंबाइन होगा, तो ये देख लो 4Na है, 2 और बाहर ले आओ 2Na और अंदर क्या रह जाएगा, फिर से 2Na, फिर कैल्शियम और फिर जो बच गया P6O18, ये ऐसे कंपाउंड बनाएगा इसका। ठीक है, तो ये आपका सेटल डाउन हो गया, ये आपका क्या था, कैलगन था। और ये आपकी इम्प्योरिटी थी जो आपको रिमूव करनी है, इसे बोलूंगा मैं परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, ये परमानेंट हार्डनेस है, ये कैलगन है और ये रिमूव हो जाएगा। कुल मिला के परमानेंट हार्डनेस को तोड़ना है आपको, ये टूट गया। तो इस तरीके से Na6P6O18 इज कमर्शियली कॉल्ड कैलगन। ठीक है ना, और जब इसको पानी में डालते हैं तो ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। रेज योर हैंड किसी का कोई क्वेश्चन हो, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। यस नीतीश बताइए। भैया ऊपर वॉशिंग सोडा में .10H2 नहीं आएगा? एक मिनट, वॉशिंग सोडा में .10H2 नहीं, वॉशिंग सोडा को का जो फॉर्मूला है हम वैसे भी बोल सकते हैं और इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं, दोनों होते हैं। उसे हाइड्रेट बोलते हैं जो आप बोल रहे हो ना 10H2, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तो वो है, उसको हम शॉर्ट में इस तरीके से बोल सकते हैं। और बताइए शशांक, पूछिए। यस शशांक बताइए। ओके, तो भाई ऐसा है, अब कल की क्लास में मैं बता रहा हूँ 2 मेथड जो अब हम पढ़ने वाले हैं, आयन एक्सचेंज और रेजिन मेथड। ये मिस मत कर देना कल की क्लास के लिए, अगर मान लो किसी तरह मिस भी होता है तो इसकी रिकॉर्डेड क्लास जरूर देखना, बहुत खास है ये। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।